ब्लॉगिंग के पहले लोगों की सिर्फ गालियाँ खाई हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रियलिटी शोज। हमारे इंडस्ट्री के लोग और हमारे कुछ जानने वाले लोग बहुत हंसे हम पे कि इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हम यही कर सकते थे, हमारी इतनी औकात थी, हमने कर दिया। अगर हेल्थ आपका साथ ना दे तो ऐसा लगता है कि आपके जो लाइफ के जो मेन पिलर है हेल्थ, अगर वो गिर जाए तो पूरी बिल्डिंग ही ढह जाएगी। स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि मैं बाथरूम तक भी खुद नहीं जा पा रही थी। तो मतलब पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी। मेरी जो एड़ियाँ थी वो इतनी ज़्यादा दर्द करती थी। मैं हैरान रह गई कि ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ। तो आपको एक्चुअली जो करीबी जानने वाले होते हैं वो जब आपसे जल रहे होते हैं ना, वो जब इंटरनल आपके ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, दिक्कत वहाँ से होती है। जो किसी ने नहीं सोचा होता ना, वो मैं कर जाती हूँ बिग बॉस के अंदर। वो मैंने भी नहीं सोचा होता कि मैं ये कर जाऊँगी, वो मैं कर जाती हूँ। फैमिली बहुत अच्छी लगती है और दीपिका एज अ पर्सन मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस फैमिली से हमारी तारीफ ही सुनी है, तो कोई जलन नहीं है आपस में। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यूट्यूब पर इतना ज़्यादा प्यार मिलता है आप लोगों को, इतना ज़्यादा चाहते हैं आपके फैंस आपको। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, जो भी आप बोलना चाहें। पहले तो थैंक यू सो मच। और जो इनको पहले तो हम फैंस नहीं बोलेंगे, वी कॉल देम एसएस फैम, क्योंकि संभावना के नाम से चैनल है और एसएस फैम यानी कि एसएस फैमिली। सो दे आर लाइक आवर फैमिली, क्योंकि जैसे एक फैमिली कंसर्न होती है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, वैसे ही लोग कंसर्न हैं। हमारी लाइफ में कोई भी हलचल होती है या कोई खुशी होती है तो हमारा मेल बॉक्स हज़ारों मेल से भर जाता है। हमारे नंबर्स निकाल लेते हैं लोग, नंबर हमारे जानने वालों को मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इतनी बधाइयाँ, इतनी खुशियाँ, इतने सॉल्यूशंस प्रॉब्लम के लोग लेके आ जाते हैं कि हमको लगता है हमारी इतनी बड़ी फैमिली है तो हम तो किसी भी प्रॉब्लम से आराम से निकल सकते हैं। तो ये जो प्यार है, इस प्यार का बदले हम सोचते हैं क्या दे दें यार, क्या कलेजा निकाल के सामने रख दें। तो कोशिश रहती है कि हर व्लॉग में, हर जो भी कुछ हम कर रहे हैं उससे अगर हर इंसान तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ उसकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ हम करें जिससे या तो लोग इंस्पायर हों या उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिले लाइफ का। ये हर दिन यही कोशिश रहती है। संभावना, आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है? क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? क्या डीएम में मैसेजेस आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो? जैसे कि अविनाश ने बताया कि जिस तरह का प्यार, मैंने तो हमेशा पहले, सही बताऊं तो व्लॉगिंग के पहले लोगों की सिर्फ गालियाँ खाई हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रियलिटी शोज। सो जब ब्लॉगिंग शुरू हुई तब भी वो चलती थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि जैसे उनको ऐसा नहीं लगता है कि संभावना मतलब कोई सेलिब्रिटी है या फिर संभावना कोई है। उनको लगता है संभावना मतलब हमारी फैमिली की है। तो इस तरह का प्यार मुझे मिलता है और मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इस लेवल का प्यार मुझे लोगों से मिलेगा और हमें इनफैक्ट लोगों से मिलेगा। मेरे को तो, मैंने अपने बारे में तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो वैसे भी थोड़ी सी अपफ्रंट सी हूँ ना, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़क बोल देती हूँ। तो ऐसे लोग पसंद आने जल्दी किसी को बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन जिस तरह से व्लॉगिंग हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी, लाइक एक बिल्कुल ही 360 डिग्रीज ऐसा वाला चेंज आया है मेरी लाइफ में। एंड नाउ द लव दैट आई गेट फ्रॉम पीपल, द लव टूवर्ड्स आर एनिमल्स ऑल्सो, जो लोगों का है वो इमेंस है। और वी ओनली आर सो थैंकफुल कि लोग हमें इतना प्यार देते हैं। ओके, जब आपने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी, शुरू के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब लगा था कि लोग इतना प्यार देंगे, इतना चाहेंगे और इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी। एक सेकेंड, ये तो छोड़ ही दो। हमारे इंडस्ट्री के लोग और हमारे कुछ जानने वाले लोग बहुत हंसे हम पे कि इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका इतना ये मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि इसके बाद इतना दिमाग था जो ये कहता था कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, ये अभी से स्टार्ट करो, दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। सो इसने मुझे ज़बरदस्ती ब्लॉगिंग में डाला और हमने कभी, ये तो कभी नहीं सोचा था कि दिस विल बिकम सो बिग एंड इस तरीके से आज की डेट में इतने सब्सक्राइबर्स होंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन इतने हैं कि उमड़ के हमें प्यार मिलता है लोगों से। रिसेंटली दीपिका कक्कड़ ने भी आपको अप्रिशिएट किया था। जी जी। तो दीपिका को तो जैसे उनकी इब्राहिम फैमिली तो मैं खुद फॉलो करती हूँ। अविनाश तो राइटिंग में ज़्यादा रहता है लेकिन मैं उनके ब्लॉग्स फॉलो करती हूँ। एंड मेरे बाद अगर एक्चुअली किसी का नाम ब्लॉगिंग में आया है वो दीपिका का आया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उनकी फैमिली को देखती हूँ। एंड शी कम्स अक्रॉस एज अ, वी डोंट नो ईच अदर, हम लोग कभी मिले नहीं हैं, कभी नहीं मिले हैं।
लेकिन दीपिका से मेरा कनेक्शन बड़ा अच्छा है मेरे को, मतलब ऐसा लगता है वी फील कनेक्टेड। सबा मेरे इंस्टाग्राम पे सबा का भी व्लॉगिंग चैनल है, वो मैं फॉलो करती हूँ, तो मुझे वो फैमिली बहुत अच्छी लगती है और दीपिका एज अ पर्सन मुझे बहुत अच्छी लगती है जितना मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग में काफ़ी हद तक आपको एक इंसान का समझ में आ जाता है। तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, बट मुझे लगता है कि जब भी हम लोग मिलेंगे एक अच्छे नोट पे मिलेंगे हम लोग। उसका भी आपने अपन तक पहुंचने की या उनसे बात करने की भी या उनकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ? हमने हमेशा व्लॉगिंग में एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एंड मुझे लगता है हाँ, बीइंग व्लॉगर्स मैं जितना बोल सकती हूँ मैं बोलूँगी कि दीपिका को फॉलो करो, एंड वैसे ही वो बोलती है मेरे बारे में अच्छा, मैं हमेशा देखती हूँ कि कुछ ना कुछ ब्लॉग में अच्छा बोला है, बट आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक कभी कि वो बहुत पर्सनल है, वो मैं शेयर नहीं करूँगी कैमरा पे, लेकिन किसी पर्सनल काम के लिए मैंने दीपिका का नंबर फाइंड आउट करके और दीपिका को फ़ोन किया था, एंड वो हमारी एक बार बात हुई थी 5 मिनट की, एंड दैट्स इट। लेकिन वो इतना पर्सनल है क्योंकि वो फैमिली से रिलेटेड चीज़ होती है तो किसी सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बट दैट्स हाउ वी स्पोक टू ईच अदर एंड दैट वाज ओनली वंस। भाई आपका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपके बारे में बात करी, आप चैनल के बारे में बात करी, आप लोगों के बारे में, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? नहीं, बहुत अच्छा रिएक्शन था, बिकॉज ये बहुत कम होता है, इसके लिए ना आपको सिक्योर होना ज़रूरी है। और वो फैमिली में सभी लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि सब लोग सिक्योर हैं, उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब आदमी तभी अप्रिशिएट कर सकता है जब वो खुद उसके घर में फल लगे हुए हैं, तो वो इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी आपको किसी को तारीफ नहीं करने देती है। आप बहुत ही भरे हुए लोग हो, आप बहुत सिक्योर्ड लोग हो, तभी आप दूसरे की तारीफ करते हो। तो मैंने हमेशा उस फैमिली से हमारी तारीफ ही सुनी है, तो कोई जलन नहीं है आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो उनके ब्लॉग कितने भी अच्छा करे वी फील वेरी हैप्पी। और पहले यूट्यूब क्या था, बहुत ज़्यादा टीनेजर्स के लिए था, अब जाके ऐसा हो गया कि मेरी मम्मी के हाथ में भी यूट्यूब है, उनको भी पता है कैसे चलाना है। तो अब फैमिली कंटेंट की बहुत ज़रूरत है, और इब्राहिम फैमिली जो कंटेंट बनाती है वो फैमिली ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छा है, और सब लोग तभी इसलिए उन्हें इतना प्यार देते हैं। ओके, जैसे कि संभावना ने अभी आपको बताया, हमें बताया कि स्टार्टिंग में लोगों ने मजाक बनाया, और क्या क्या सेटबैक देखा है आपने शुरुआत के दिनों में, अगर उन दिनों की अगर बात की जाए तो? देखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा तूल देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो आपको हंसी आती है जो लोग आप पे हंस रहे होते हैं ना उन पे, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी हंस रहे हैं, बट आई कैन सी द फ्यूचर कि आगे क्या होने वाला है। तो आपको लगता है यार ये तो अभी ये वही लोग हैं जो अभी आपको गाली देते हैं, फिर कल आपके लिए ताली बजाएंगे, फिर परसों फिर गाली देंगे। तो बस कुछ एक्टर्स ऐसे होते थे, मैं आपको बताती हूँ, उनके साथ मैं व्लॉगिंग करने जाती थी, लाइक ऐसे जैसे कैब में पकड़ा है और व्लॉगिंग कर रही हूँ कि अच्छा मेरे साथ ये है, अरे यार ये फिर आ गई यार कैमरा, ये तेरा कैमरा कब बंद होगा यार, तू क्या 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 करती है ये, तू क्या है ये। आज वही सब करना चाह रहे हैं और वही सब करते भी हैं, लेकिन वो चलता नहीं है, या चले भाई क्यों नहीं चले, लेकिन उस समय जब मजाक बनाया था उन्होंने, मुझे सब याद है, वो मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे सब याद है किस किस ने क्या क्या बोला है, क्योंकि आपके कानों तक भी आवाज़ें आती हैं, और कई लोग आपके मुंह पे आपका मजाक बनाते हैं और उसके बाद करना वो वही चाहते हैं। रिसेंटली जो मीट एंड ग्रीट जो हुआ था उसके बारे में जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ब्लॉग के बारे में बात करी है, आप लोगों के बारे में बात करी है, आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये एक्चुअली हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए अपने चैनल पे, क्योंकि बिकॉज हम काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि हम हमारी जितनी भी जो एसएस फैमिली है उससे हम जाके मिलें। तो इतने सारे 3.2 मिलियन लोगों से मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और मैं चाहता हूँ कि हम सबको एक पर्सनल टाइम दें और 1-on-1 कनेक्ट हो। तो हम एक शो के साथ अपने चैनल पे है जिसका नाम है सब्सक्राइबर मैंने आपका नमक खाया, जिसमें हम अपने सब्सक्राइबर के घर जाते हैं, उनके साथ टाइम खिलाते हैं और हम उनका नमक खाते हैं, तो उनके साथ लंच करते हैं हम, और वो लोग खाना बनाते हैं, हमें इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं। और ये एक इतना अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि आप किसी के घर जा रहे हो जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, और आपको उनसे मिलना है। आप बहुत मतलब मैं जब याद करती हूँ ना, मेरे को तो ऐसे जिटर्स आते थे कि क्या किससे मिलना है। मैं पहली फैमिली से मिलने में तो मैं ऐसी हो गई थी कि अविनाश कैंसिल करते हैं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं क्या बात करूंगी। हम आए और घर सामने दिख रहा है, एंड शी वाज लाइक वापस चलते हैं। मैं नहीं कर रही। तो मेरे को बहुत एडवेंचरस लगा ये, क्योंकि अलग लेवल की। ये आइडिया कैसे आया? अगर इस आइडिया की अगर मैं बात करूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। ये आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा कि किसी ने किया है। यूट्यूबर ने नहीं किया।
यूट्यूबर्स गए हैं, लोगों के घर गए हैं, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ का सीज़न लेके आना एंड वन ऑन वन इतनी देर तक कनेक्ट करना किसी से, आई डोंट थिंक कि एनीबडी हैज़ डन इट। एंड अगर किसी ने किया तो मुझे पता नहीं है शायद, लेकिन ये आइडिया अविनाश का था। एंड अच्छी चीज़ें भी यही करता है, बुरी चीज़ें भी यही करवाता है, ये करवाता है लेकिन मुझसे। मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ें देश में ऐसी होती हैं ना जिसमें सब लोग बहुत डिबेट करते हैं कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, और उसमें क्या है कि आप फिर ट्रोल हो जाते हो। तो वो करने की बजाय आप अपने लेवल पे देश में कैसे प्यार बांट सकते हो, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो। हम यही कर सकते थे, हमारी इतनी औकात थी, हमने कर दिया। हम कि उसकी वजह से लोगों में एक प्यार भावना जागे, दूसरे के घर जाएं, मिलें, उनका क्या कल्चर है, क्या धर्म है, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जाइए, उनसे मिलिए, और लोग कैसे एक दूसरे का स्वागत करते हैं, ये जितना फैलेगा, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, उनसे लड़ने की बजाय आप पॉजिटिविटी फैला दो। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया और हम इसको और आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है जितना जनता इसको प्यार दे रही है, उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और आगे ले जाएं। और पहले जैसे हम लोग जिन फैमिली के पास गए थे, आप मुस्लिम फैमिली थी, और जिस तरीके से उन्होंने हमारा स्वागत किया मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब लिटरली मेरा टप 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 आंसू बह रहे थे मेरी आंखों से भी। और जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया, हम लोग तो मतलब ऐसा हो गए कि माय गॉड, हमने क्या सोचा था, मतलब मैं डर के मारे में क्या सोच रही थी। और उन्होंने सारे वो रिचुअल्स किए मेरे साथ जैसे जो एक हिंदू फैमिली में करते हैं। मतलब कलश के साथ उन्होंने एंट्री करवाई मेरी, और जाते आते मतलब सर पे दुपट्टा ओढ़ के, और सारा जैसे जो भी वो लोग बेस्ट कर सकते थे उन्होंने वो सब किया। मतलब वो यादगार मोमेंट है, सालों साल तक याद रहेगा मुझे, ये मैं कभी भूलूंगी नहीं। ये फैमिली को मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद तो ठीक है, अभी और भी फैमिलीज उसके बाद अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोग मिलते हैं आपको, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये एक पहला एक्सपीरियंस था जो कि फॉर एवर रह गया। फिर हम एक तिवारी फैमिली के पास गए, उन्होंने बिल्कुल मतलब कैराओके ट्रैक्स लगा के टीवी के ऊपर और गाने के साथ हमारा स्वागत किया है। और वो तो माइक बहुत पे। कमाल फैमिली थी तिवारी फैमिली तो। उन्होंने पूरा यूपी का कुजीन, हमें पूरा लिट्टी चोखा ये वो सब कुछ बना के खिलाया, और बहुत ही बहुत कमाल की फैमिली थी। फिर एक सिंधी फैमिली के यहाँ पे हम लोग गए, और वो उनकी डॉटर बेसिकली हमारे ब्लॉग्स बहुत फॉलो करती थी। सच अ वंडरफुल फैमिली। सो बेसिकली ये लोग हमें मेल करते हैं, और हाँ इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर पे आइए। तो और इतने सारे मेल्स में चूज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या है रैंडमली ऐसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, और जिस मेल पे रुक गया वो फैमिली वो को फैमिली को सिलेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी भेदभाव नहीं भेदभाव रहे ना रहे। कि हमने तो सोच समझ के किया है। तो अब जो मेल्स आएंगे, अब जैसे अब तो बहुत भर भर के आ रहे हैं, तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि हम लोग अब मुंबई से बाहर भी जाकर हम लोग फैमिलीज़ को मिलें। तो जैसे जैसे होगा लोगों के सामने आता जाएगा, बट सिर्फ ये शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि बहुत फॉर्चुनेट हूँ, और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि इतना प्यार हमें लोगों से मिल रहा है। एंड संभावना रिसेंटली अभी ये कुछ दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी रहे हैं। अगर इन दिनों की अगर मैं बात करूँ तो आपकी IVF जो साइकिल्स जो चल रही हैं उस पर क्या कहना चाहेंगी आप, जो भी आप बोलना चाहें। IVF जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और IVF तो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद क्या चीज़ें पनप सकती हैं ये हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो मैं तो सिर्फ अपनी IVF जर्नीज़ के बारे में बता रही थी, लेकिन उसके बाद उसके जो मेरे को साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, मतलब मेरा जो आर्थराइटिस है वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया, तो मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई कि मैं चलना मेरा मुश्किल हो गया था। सो अब आई एम ऑन मेडिकेशन फॉर दैट ऑल्सो। तो बहुत सारी मेडिसिन लेते लेते तो आपका ना मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जाता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वेर इन यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, आप अपने रियल उसमें आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ आपका साथ नहीं दे रही है। तो मेडिसिन से मेरी हालत ख़राब कर दी है। और ये जो IVF के बाद जो मेरे चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसके लिए भी अभी मेडिकेशन पे हूँ मैं। एंड होपफुली एज अ फाइटर मैं यही सोचती हूँ कि शायद टाइम के साथ साथ इस चीज़ को भी मैं ओवरकम कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी वो फ्रेजाइल हो गई हूँ मैं, क्योंकि ले नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बॉडी के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं मेरी, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए
थोड़ा स्ट्रेसफुल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो मेंटली कितना मुश्किल होता है जब इतनी सारी चीज़ें आप देखते हैं, फेस करते हैं, जिस तरीके के हार्मोनल चेंजेस जो हो हाँ रहे जी, हैं, और भी जो चीज़ें जो आपने पिक्चर्स भी आपने कुछ दिखाई हैं, तो हाँ उसके जी। बारे में बताया, तो ये कितना मुश्किल रहा ये, और कितना डिफिकल्ट रहा ये टाइम आपके लिए? ये मेरे से ज़्यादा आपको अविनाश बताएगा कि ये कितना डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए। बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा ये टाइम, बिकॉज आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपकी दिनचर्या तो नहीं बदल सकती, आपके काम तो नहीं बदल सकते, आपको अपने काम तो करने ही हैं। और काम आप तभी अपना अच्छे से कर सकते हो जब आप अंदर से खुश हो। और हमारा काम तो ऐसा है कि डेली हम एज पे रहते हैं, क्योंकि हमें डेली एक वीडियो रिलीज़ करना है, 365 दिन मतलब 365 व्लॉग, और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। उसके अलावा दूसरा हिस्सा है कि हम जो म्यूज़िक वीडियोस करते हैं या अलग काम करते हैं, मैं राइटिंग करता हूँ, हम दोनों साथ में और भी कई चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जैसे हमने भी शो प्लान किया बिज़नेस करने का। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है, और अगर आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे तो ऐसा लगता है कि आपके जो लाइफ के जो मेन पिलर है हेल्थ, अगर वो गिर जाए तो पूरी बिल्डिंग ही ढह जाएगी। तो एवरी टाइम, हर मिनट आप इस चीज़ से बच नहीं सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और ये सिर्फ एक तो होता है फिजिकल पेन, और एक होता है उस पेन से जो आपके अंदर थॉट्स जनरेट होते हैं, आपके अंदर जो सेल्फ डाउट जनरेट होता है कि यार इतना कुछ हो गया, अब क्या लाइफ आगे बढ़ेगी, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी, क्या मैं लोगों पे बर्डन तो नहीं बन रही हूँ। ये सब सवाल आपके अंदर आके ना आपको खोखला करना शुरू कर देते हैं, और दिस इज़ द रीज़न कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ जाते हैं। तो उस पर काबू पाना और उससे निकल के बाहर आना एवरी टाइम, एक बार नहीं। तो मतलब मेरी मैं सिचुएशन अभी बीच में ऐसी थी कि आर्थराइटिस का जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मेरे पैर की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि मैं बाथरूम तक भी खुद नहीं जा पा रही थी। तो मतलब पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी, मेरी जो एड़ियाँ थी वो इतनी ज़्यादा दर्द करती थी। मैं हैरान रह गई कि ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ। आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या इलाज है। एक का इलाज करती हूँ तो दूसरी चीज़ निकल के आती है, दूसरी चीज़ का इलाज करती हूँ तो तीसरी चीज़ आ रही है सामने। तो इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज मैं अभी फ़िलहाल फेस कर रही हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इंसान नहीं झेल पाएगा ये, जितना मैंने इंजेक्शंस झेले हैं या टैबलेट्स झेली हैं, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स एक के बाद एक झेल रही हूँ। जी, अभी फ़िलहाल तो मेरा अब आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, क्योंकि सडनली इतने ज़्यादा मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो गई, और मैं उठ ही नहीं पा रही थी बेड से, पैर नहीं रख पा रही थी ज़मीन पे। तो मेरे को उसके लिए मैं टैबलेट्स पे हूँ। क्या 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 स्ट्रगल्स होते हैं अगर आर्थराइटिस की अगर बात करें? अगर रूमेटिक आर्थराइटिस का पेन सिर्फ वही समझ सकता है जिसको होता है। आप नॉर्मल में सिर्फ आपको लगेगा ये दर्दें हैं, शायद मैं दर्दों की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द पेन्स। जो ये ट्रैवल करता है विद दर्द, और जो स्वेलिंग होती है जब आप एक पैर रखते हो ज़मीन पे और आपके पैरों में इतने इतने मोटे मोटे पैर हो गए हैं स्वेलिंग से, तो आप अगला कदम ही नहीं रख सकते हो दर्द की वजह से। तो आपकी लाइफ क्या रह गई? आप क्या क्या फील करोगे? तो आपकी कौन सी हैप्पीनेस के लिए आप जा रहे थे और हो क्या गया? तो ये सारे इश्यूज मैं फ़िलहाल फेस कर रही हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रांगली फेस कर रही हूँ। मैं बहुत टूट रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं झेल नहीं पा रही हूँ। मैं अपने ऊपर जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं मैं उसको ले नहीं पा रही हूँ। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी हेल्थ के साथ ये सब हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सारी चीज़ें आपस में क्लैश करती हैं। अगर आप आर्थराइटिस की मेडिसिन लोगे तो आपका प्रेग्नेंट होना मुश्किल है, आप नहीं हो सकते। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो आप ये मेडिसिन ले सकते नहीं हैं। ले सकते। और अगर आप ये दोनों ट्राई कर रहे हो तो संभावना फिर आप आर्थराइटिस तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं कर सकते वेट लूज़ करने के लिए। इसके अलावा कोविड टाइम्स में उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी का इशू हुआ था, जिसके लिए स्टीरॉयड दिए थे। अगर आप वो लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, आपको कोविड हो जाएगा। तो ये सब आपस में इतना क्लैश करती हैं कि इन सबको अगर एक ही जैसी चीज़ें हो तो आप मैनेज कर सकते हो। पिछले 2 बट साल से मैं कुछ ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, और ये कुछ जो पिछले 2 IVF हुए हैं उसके बाद से थिंग्स हैव लाइक रियली चेंज्ड, एंड इट हैज़ बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। समझना कितना मुश्किल होता है इस बीच के दौरान, लोग जो हैं जो बॉडी शेमिंग करते हैं, जो इन सारी चीज़ों पे अपने कमेंट्स देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ आपकी बुराइयां देखते हैं, आपको ट्रोल करते हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे को ऐसी ट्रोलिंग नहीं मिलती है। मेरे को लोग बहुत प्यार करते हैं, जो इतने इंस्टाग्राम पे भी हैं लोग,
और यूट्यूब पे भी हैं, वो मुझे समझते हैं और मुझे बहुत प्यार मिलता है। ट्रोलर्स की मैं बात करूँ तो ट्रोलर्स को वही लोग जवाब दे देते हैं जो इतना मुझे प्यार करते हैं, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रोलर्स भी मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में शायद 5% ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। सबसे दुख की बात ये होती है जो आपको एक्चुअली जो करीबी जानने वाले होते हैं, वो जब आपसे जल रहे होते हैं ना, वो जब इंटरनल आपके ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, दिक्कत वहाँ से होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा। सो मैं आई कैन नॉट जस्ट गिव आउट नेम्स, बट जो लोग आपको जानते हैं सबसे ज़्यादा, करीबी जो लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो ही आपसे खुन्नस खाते हैं, आपकी सक्सेस से भी, आपकी हैप्पीनेस से भी। आपका कुछ गड़बड़ हो तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं बोलने के लिए, हमने तो बोला था, ये हो गया ना, देखा ना। वो ये सब बोलने के लिए बैठे हुए हैं, हमें तो पता ही था, ये तो देखो ना, ये हो गया। तो उन लोगों से बचना चाहिए। बाकी आई थिंक लोग तो बहुत प्यार करते हैं। मैं और ट्रोलिंग को मैं कभी ना, मैंने कितना कभी तूल दिया है। अभी इतना ओवरवेट होके भी मुझे ट्रोलिंग नहीं मिल रही है ऐसी। तुमने ऐसा कुछ देखा है? हार्डली है, नहीं हार्डली। जिनको नहीं पता होगा शायद वो बोल दें, लेकिन जिनको पता है वो कभी नहीं भूलेंगे। काम को लेकर बहुत ज़्यादा चूजी हो गई हैं आप, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, काम को लेकर चूजी नहीं हो गई हूँ। काम की तरह काम नहीं है ऐसा कोई। मतलब सीरियल्स हाँ मुझे ऑफर हुए हैं, उसको लेकर आप ज़रूर बोल सकते हो कि मैं चूजी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं 12-12 घंटे मैं नहीं दे सकती, मैं अपने आप को झोंक नहीं सकती 12 घंटे। आई वुड रादर इन्जॉय माई लाइफ। मैंने बहुत मेहनत करी है, और अगर मुझे अच्छा काम मिलता है जिसमें मैं 8 घंटे तक काम करूँ, मैं वो करूँगी। तो मैंने हाल ही में बहुत सीरियल्स के लिए ना करी है। मैं वो चीज़ करूँगी जो मुझे भाती है, जो चीज़ मैं कर सकती हूँ, जो मुझे लगता है कि अब वो वाली एज नहीं रह गई ना कि अब पागलों की तरह सुबह से निकले हो और कुत्ते की तरह रात तक काम करते जा रहे हो। अभी वो टाइम नहीं रह गया है। मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है। तो राइट नाउ आई एम एन्जॉइंग दिस ब्लॉगिंग। मैं वो चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ और मैं वो करूँगी। हाँ, साथ में अगर मुझे ऐसा कोई शो ऑफर होता है जहाँ पे या तो फिर कैमियो हो, कुछ ही दिनों का काम हो, या फिर इतना हो जहाँ पे मैं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करूँगी। मैं 12-12 घंटे नहीं काम कर सकती। लेकिन 12 घंटे की बात आपने कही है और कहा जा रहा है कि बिग बॉस में भी नजर आ सकती हैं इस बार आप। अब ये तो अभी इस समय मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में। वहाँ तो 24 घंटे करना पड़ेगा। हाँ, तो 24 घंटे करना। मैं तो भूल जाती हूँ ना, कैमरा सामने होते हैं वो मैं भूल जाती हूँ कि मैं बिग बॉस के अंदर, और बिग बॉस के अंदर तो हमें एक अलग ही संभावना देखने को मिलती है। आपको ही नहीं, मुझे भी। इनको ही नहीं, सभी को एकदम संभावना जो किसी ने नहीं सोचा होता ना, वो मैं कर जाती हूँ बिग बॉस के अंदर। वो मैंने भी नहीं सोचा होता कि मैं ये कर जाऊंगी, वो मैं कर जाती हूँ। So, यस, मैं बहुत व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शो मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल हूँ। मेरे को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मेरे को ये भी नहीं कर सकता जो बंदा मुझे इतना जानता है कि मैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या कर दूंगी, क्योंकि मैं गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। गलत चीज़ दोगे तो वो आपको मैं इंस्टेंट कॉफ़ी बना के वापस करूँगी। पिछली बार तो काफी कुछ आपने सिखा के, बता के, समझा के आपने उनको भेजा था। अगर इस बार ये गई तो क्या बोल के भेजोगे आप इस बार? मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, सुनूंगी तुम कुछ अगर कुछ बोलना चाहो तो। नहीं, लेकिन मैं अपनी एनर्जी बचाना चाहता हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे वही होना है जो होना है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं तिलक लगा के भेज दूँ अंदर, दही चटा के, कि आप जाइए, हाँ आप जाइए, अपना रथ लीजिए और जाइए, युद्ध कीजिए। क्योंकि मैं युद्ध पे ही रहती हूँ। फिर मैं अगर एक बार रियलिटी शो में एंटर कर गई, देन दिस इज नॉट द संभावना दैट यू विल सी।